हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन है और बढ़िया रेजिलियंस। कल हफ्ते की बहुत बढ़िया शुरुआत हुई थी भारतीय बाजारों की, जब निफ्टी में 1.5%, निफ्टी बैंक में 2% का उछाल, बढ़िया मूव। सारे वो दिक्कत वाले लेवल 16,200, 205 के कंफर्टेबली ऊपर जाके हम बंद हुए थे। आज सुबह क्यूज गड़बड़ा गया क्योंकि यूएस में कल शुरुआत अच्छी हुई। 300 साढ़े 300 पॉइंट ऊपर वाला डाउ 250 पॉइंट नीचे जाके बंद होता हुआ नजर आया, 200 पॉइंट नीचे जाके बंद होता हुआ नजर आया। पूरा मूड बदल गया और हम बचा के गए थे अच्छी तेजी यूएस फ्यूचर्स के थ्रू। वो जो उसी के चलते एक गैप डाउन देखा हमने। आज दिन के लोस हमने गैप डाउन में देखे थे 180 190 के आसपास निफ्टी पे, पर लकीली वो 190 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी अब 275 अंक पे लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ। लोस से जो रिकवरी आ रही है 90 पॉइंट की निफ्टी, वो वाला कैलकुलेशन दिखाई डायरेक्टर साहब तो बढ़िया। या तो हमारी टिकट नीचे दिखाई रही है आपके लिए, बढ़िया नहीं दिखा रही जरूरत। लोस से देखिए किस तरह की निफ्टी बैंक और निफ्टी में रिकवरी है। निफ्टी बैंक 350 पॉइंट इनके लोस से रिकवर करके अब इन ग्रीन आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी एकदम फ्लैट है, कह लीजिए ग्रीन के शेड पे आ ही गया। ये है रेजिलियंस भारतीय बाजारों का, ये है टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का इस समय। और ब्रॉडर मार्केट्स और बेहतर फेयर कर रहे हैं। कोई मिड कैप इंडेक्स आधा, वैसे आज शुरुआती टिक से ही आउट परफॉर्मेंस था इन पॉकेट्स में। जब निफ्टी बैंक कमजोर थे, निफ्टी आईटी दबाव में था, तब भी ये फ्लैट खुले थे और अब देखिए वो स्ट्रेंथ नजर आ रही है। मिड कैप इंडेक्स 1/3 से आधे % की मजबूती के साथ, स्मॉल कैप्स में स्ट्रेंथ ब्रेथ पॉजिटिव। ये है अब तक क्या हाल हमारी इक्विटीज का। आज रिजल्ट के लिए आज से एक इंपॉर्टेंट भारतीय बाजारों के लिए दिन है। खैर वो रिजल्ट अभी थोड़ा लैग के साथ आएंगे, तब तक हम इस स्क्रीन को रिजॉइस करते हैं। लेकिन वीरू, ये जो 45 मिनट का कंटिन्यूस सेशन हुआ है, ये जो रेजिलियंस स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये सारा जूस खत्म या अभी भी कुछ बचा हुआ है? एक्सपेक्ट करूं अब से लेकर क्लोजिंग तक और निफ्टी बैंक को ट्रेड भुना पाएंगे हम लोग? अगर हाँ तो क्या लेवल्स? देखिए आशीष, मुझे 2-3 चीज़ों में बहुत कॉन्फिडेंस है। और सुबह जिस चर्चा को मैंने शुरू किया था कि भाई आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक्स जो हैं वो बहुत अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और यकीन मानिएगा अभी भी ये दो स्टॉक्स, देखिए ये कोई पॉजिटिव आई थिंक कोई बाय कॉल नहीं है, जस्ट अ व्यू कि ये दोनों स्टॉक्स की प्लेसमेंट ये इंडिकेट कर रही है कि बैंक निफ्टी वो आज फोर्स जुटा रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार करने की। आशीष, ये अगर होगा तो आज होगा 13 अप्रैल 2022 के बाद पहली बार। और द वे दिस टू स्टॉक्स आर बिहेविंग, आई मीन आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, मेरे को लगता है इस बात की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप आज इस थर्ड स्ट्राइक में विद इन 10 डेज आप उसको क्रॉस कर पाए। एचडीएफसी बैंक जो कि अब तक अर्निंग्स के मद्देनजर बहुत, अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, आज वो एक पुल बैक मोड में। हालांकि इसका पुल बैक कोई मीनिंगफुल नहीं है, वो एवरेज के लिहाज से कोई मीनिंग नहीं रखता। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस है आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई, और उसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने कल की बैंक निफ्टी की लॉन्ग को होल्ड किया है, बहुत से लोगों ने प्रश्न भी किया था, होल्ड और फ्रेश बाई की, या फिर जिसे कहते हैं ना थोड़ा अपने ट्रेड्स पे कैपिटलाइज करने की टेंडेंसी को तब बढ़ाइएगा जब ये 410 की या 420 की ट्रेजेक्टरी को 20 को बाइसेक्ट करके ट्रेड करने लगे। वो एक वक्त होगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को अपने बढ़ाने का। जहां तक निफ्टी की बात है आशीष, आज फिर एक बार एक गैप डाउन के बाद हमने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग, नहीं सॉरी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसकी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखा, उसको वॉलेट नहीं किया, एक सिक्योर सेफ डिस्टेंस मेंटेन किया। स्ट्रॉन्ग पोर्ट्राइटस विजिबल है 16,100, 16,150, 16,200, 16,250 की ट्रेजेक्टरी में। कल के लॉन्ग्स को होल्ड कीजिए और सुबह के तर्क पे अगर बाय किया है तो होल्ड कीजिएगा। नेक्स्ट स्विंग अगर आएगा तो वो आएगा 16,288 के ऊपर, और उस सर्कमस्टेंसेस में पहला लेवल जो मेरे जहन में आता है द हायर साइड, वो है आशीष 16,337। अब आप पूछेंगे कि 16,337 के जोन में क्या प्लेस्ड है, तो एग्जैक्टली हमारा जो एक क्रिटिकल एवरेज है और आई थिंक बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से एक पिवट लेवल है, वो है 16,233। उस पर नजर रखिएगा आशीष। ये हो गई भैया मार्केट पे बढ़िया सी कमेंट्री। और अब दोनों एक्सपर्ट जो 10 के दमदार ट्रेड्स में आज हमारी मदद करने जा रहे हैं, rajeshsatpute.com के राजेश सतपुते और manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। आप दोनों को फिर से गुड मॉर्निंग, फिर से इसीलिए कि ये दोनों हम लोगों के साथ पिछले शो से कंटिन्यू करते हुए। राजेश जी, कैसा वेदर है पुणे का?
बारिश वारिश ये जब से सचिन गए वहां लाइट वेट जाती है, ये आपके इलाके में भी जाती है क्या? नहीं नहीं, आशीष जी देखिए, पुणे बॉम्बे सबसे सेफ है, जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम नहीं होता कभी लाइट का प्रॉब्लम नहीं होता। पुणे में वो ऑप्शन नहीं रहता हमें, तो ये चलते रहता है यहाँ पे। तो आपको यू शुड बी प्रिपेयर मेंटली कि ये सब होता होता होगा और होगा। रही बात तो वेदर की, तो वेदर तो बहुत बढ़िया है। देखिए पुणे का वेदर ऑलवेज बेटर होता है। तो यस, वी आर हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पीपल। तो आशीष जी देखिए, अगर कॉल से शुरुआत करूं तो मुझे जो सबसे बढ़िया लगता है, एक नजर मेरी थोड़ी आज फार्मा पे है, बायोकॉन मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं ट्रेडिंग करने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है बायोकॉन में आज थोड़ा मुंह अच्छा मिलेगा। सो ये 335 337 ये रेंज में इसे बाय करें। 330 का स्टॉप लॉस होगा और 350 का टारगेट होगा। एट द सेम टाइम और एक काउंटर मुझे जो सबसे बढ़िया लग रहा है वो है माइंट्री। और देखिए माइंट्री पे ऑलरेडी आपकी बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सिर्फ और एक इनपुट देना चाहूंगा कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट, एक कंसोलिडेशन ऑन द बॉटम। तो जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिलता है तो जनरली काउंटर रिवर्स नहीं होता, घूम के वापस नहीं आता, आता भी तो है तो नेकलाइन टेस्ट करके जाता है। तो माइंट्री मुझे अच्छा लगता है। 3030 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मेरा इसका टारगेट रहेगा करीबन 3150 से 3200, स्लाइटली पोजिशनल व्यू है। इंट्राडे बात करें तो 3100 का टारगेट लेके काम करें। स्टॉप लॉस आपका होगा 3000 के नीचे 30 रुपीज, यानी आप करें 2970 के स्टॉप लॉस के साथ माइंट्री लॉन्ग करे 3100 टारगेट फॉर द डे। हाँ नहीं ठीक है, माइंट्री फ्रेश कॉल मान के चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि पिछला शो हमने शो बदल दिया है। और हाँ ये बात सच है कि पिछले शो में भी एक्सपर्ट्स को माइंट्री का ट्रेड समझ में आ रहा था बढ़िया, और ट्रेड एकदम सटीक पड़ता हुआ नजर आया था। सतपति साहब की एक फ्रेश बाय कॉल इन लेवल्स पे माइंट्री पे आती हुई, तो माइंट्री खरीदने का मन 2970 के स्टॉप के साथ, और साथ साथ बायोकॉन जिसमें लग रहा है आगे तेजी तूल पकड़ सकती है 330 के स्टॉप लॉस के साथ, इसको अप्रोच करना है। और मानस, हम रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, वो बाय ऑन डिप्स के टेक्सचर की बात कर रहे हैं, हमने 16200 की अड़चन को पार करा। अब इवेंचुअल टारगेट्स क्या सेट करें? थोड़ा लंबा वाला क्या है, 1500 के 16500 की तैयारी कर रहे हैं क्या हम? बिल्कुल पॉसिबल है कि 100 डे मूविंग एवरेज निफ्टी टेस्ट करने की कोशिश करें, जो कि 16430 के आसपास है। तो कल के एक बार हाईज के ऊपर चला जाए और वहां पर सस्टेन होने लगे, तब तो आपको बिल्कुल एग्रेसिव होकर एक ट्रेड लेना चाहिए, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 16225 के नीचे रहेंगे, और फिर आप टारगेट बड़े सेट करिए 16430 के। ठीक, मैं वीरू से आमतौर पर बड़े टारगेट नहीं लेता। वीरू का स्पेसिफिक कहना है ज्यादा ऊंची छलांग नहीं मारने का, जो डेटा है उस हिसाब से ही, जैसे डेटा बदलता जाए वैसे वैसे ट्रेड करना बिल्कुल सही है। तो मैं मानस से जान लेता हूं आगे का डायरेक्शनल मूड माहौल बंद कैसा रहा है। लेकिन मानस, आपके 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से हैं? जी, तो देखिए 2 रिकमेंडेशन है। पहला तो क्रॉम्पटन पे खरीदारी करने की राय रहेगी, और क्रॉम्पटन पे इसलिए खरीदारी करने की राय रहेगी क्योंकि मेरे ख्याल से 4 दिन पहले स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था। उसके बाद पिछले 2 दिनों से हम कंसोलिडेशन 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देख रहे थे, लेकिन क्रॉम्पटन ने आज पे एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, 398 के रेजिस्टेंस को ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 392 के स्टॉप लॉस से। 412 रुपए तक के या 415 रुपए तक के टारगेट आपको क्रॉम्पटन में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है ABFRL का, जहां पर पैटर्न पॉजिटिव लग रहा है। करीब 5-6 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला। 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज ABFRL ने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस 261 के रहेंगे और 272 के टारगेट रहेंगे। ओके, 2 ट्रेड्स यहाँ पे अगर आप देखें, मानस के भी हो गए, ABFRL भी उन्होंने इंक्लूड किया, क्रॉम्पटन कंज्यूमर फ्यूचर्स भी उन्होंने इंक्लूड किया। हमने सुबह से अगर आप देखें मिड कैप IT में माइंट्री की बहुत चर्चा की थी, और कल के अगर आप OI एडिशन बिहेवियर्स को देखें तो उसमें परसिस्टेंट बहुत सब्सटेंशियल मीनिंग होल्ड करता था। राजेश सतपुते जी, एक बार जरा परसिस्टेंट को देखिए, 3315 स्ट्राइकिंग इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, माफ कीजिएगा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्या अप्रोच रहेगी आपकी इस स्टॉक पे? वीरेंद्र जी बराबर है। कल हमने क्लोजिंग पे बात की थी, तब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर आप IT काउंटर्स देखें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट तो परसिस्टेंट का ही दिखा, क्लोजिंग पे भी 25% आप। तो मेरे हिसाब से कल हमने जो बात की थी तब था ये 3240 पे, और आज इसने हाई किया 3330 का। तो यहाँ पे 80-90 रुपीज का अच्छा जंप मिला। मेरे हिसाब से इस लेवल पे भी परसिस्टेंट मुझे अच्छा ही लगता है। इनफैक्ट मैं सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा 3200 पे पोजिशनली, और मेरे हिसाब से एक बार ये 3340 का लेवल निकले, क्योंकि दैट इज व्हाट द अर्ली चार्ट इज सजेस्टिंग, ये लेवल निकले तो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 3500 का। तो परसिस्टेंट लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रहेगा।
परसिस्टेंट आपका लॉन्ग साइड का बाय रहेगा। और एक बज रहा है निफ्टी बैंक का, आप कंट्रीब्यूटर्स को लेके आइएगा। देखिए HDFC बैंक को मैं अभी भी अगर आप देखें बहुत वरीयता नहीं दे रहा हूँ। मैं ICICI बैंक के देखिए दो स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, SBI और ICICI बैंक का। मानस इस पर अपना व्यू जाहिर कीजिएगा, बस मैं स्टैट्स दे रहा हूँ। ICICI को देखिए, अभी हम पिछले 10 मिनट से बात कर रहे थे, अब डे हाई पर आ गया। इट्स 772.75। दैट मीन्स अब स्ट्राइक कर रहा है डे हाई को। और इस डे हाई की प्रॉपर्टी क्या है कि हम कल के हाई को क्रॉस कर गए। प्लीज निफ्टी ICICI बैंक का कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन चार्ट रखिएगा और कल की कैंडल से कंपेयर करिए। और देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11 जुलाई कल की यानी 18 जुलाई की कैंडल के हाई को हम बाइसेक्ट कर चुके हैं। ऑप्शन एक्टिविटी क्या सजेस्ट करती है? स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग इन दो स्ट्राइक्स में है। 770 में 104 कॉन्ट्रैक्ट, 760 में 750 में लगभग 65 कॉन्ट्रैक्ट्स। और माइनस 2480 कॉन्ट्रैक्ट्स इसकी 780 की कॉल होल्ड करती है। और वहीं पे एडिशन अब बढ़ गया है, अब डे हाई पर ICICI बैंक। क्या राय रहेगी आपकी इस पर? अगर आपको याद हो तो 2 हफ्ते पहले मैंने ICICI बैंक में वीकली चार्ट की बात की थी, जब स्टॉक ने एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था। मेरे ख्याल से वो जो स्तर थे वो 730-735 के आसपास के थे। और तब मैंने मेंशन किया था कि इस ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट 850 रुपए के आसपास आता है, तो वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। पोजिशनली तो आप वही टारगेट सेट करके चलिए। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो देखिए करीब 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला था। कल हमने बाइंग इंटरेस्ट देखा। स्टॉक ने अब 770 का एक अहम रेजिस्टेंस ऑलरेडी इंटरडे चार्ट पे ब्रीच कर लिया है। तो मेरा समझना है कि ICICI बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए कम से कम 800 रुपए के टारगेट के लिए। और बेहतर रहेगा कि आप ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को लें। तो 780 वाला कॉल ऑप्शन लीजिए, 10 रुपए का ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस 7 रुपए का लगाना है। लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ पर 20 रुपए से 25 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। जैम स्टे विद लीडर्स, टुडेज मैसेज आई मीन बड़े स्टॉक दिग्गजों के साथ, लीडर्स के साथ रहिए। आज पैसा बना के दे रहे हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ नाउ ICICI बैंक। ICICI बैंक है डे हाई और ये हाई जो है 21 अप्रैल के बाद का नया हाई है। और उसी के मद्देनजर और उसी को स्पॉन्सर मानते हुए निफ्टी बैंक अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ 11 जुलाई के बाद। 11 जुलाई को इंटरडे बेसिस पे इसने एक अटेम्प्ट लिया था 200 डे को बाइसेक्ट करने का, बट सक्सीड नहीं हो पाया था ऑन वीकली बेसिस। मतलब वो आप ट्रेजेक्ट्री मेंटेन नहीं कर पाए। लेकिन आशीष, इस वक्त निफ्टी डे हाई इज 16,290। कल का हाई जो है हमने 2 पॉइंट्स के फ्रैक्शन के साथ काट दिया है। और बैंक निफ्टी अब अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। तो आशीष, टेक्निकल सेटअप जो हम सुबह बात कर रहे थे ना आशीष, सबसे पहले कि सबसे प्रीमियम सेटअप पे हम ट्रेड कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स, वो स्क्रीन पर विजिबल है आशीष। बिल्कुल ठीक। एक्सिस, ICICI दिखाइए स्क्रीन पे, HDFC बैंक, सब बढ़िया मूव दिखाते हुए निफ्टी बैंक 34,450 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड करता हुआ। 35,400 तो हमारा बाय इनिशिएट हो गया, फ्रेश बाय है ना वीरू निफ्टी बैंक पे। जेम आशीष हुआ है और वो मेंटेन करके रखिएगा, मेंटेन करके रखिएगा। तो वीरू ने पिछले जाते जाते मेंशन कर दिया था कि आपको लेवल रखना है 35,410 के रडार पे। उसके ऊपर बाय इनिशिएट हो चुका है, वो 410 निकला नहीं, हम 465 के आसपास के लेवल्स पर। और क्या बढ़िया मूव अब निफ्टी बैंक पे बनता हुआ इस समय। हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स को दिखाइए स्क्रीन पे। ऑटो स्टॉक्स भी अपना मोमेंटम अब बढ़ाते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। अच्छा, राकेश अरोड़ा साहब जुड़ रहे हैं, उससे पहले 2 नंबर्स अवेटेड हैं। आज 2 निफ्टी की कंपनी से नंबर्स आने, HUL और HDFC लाइफ। HUL की बात कर लेता हूं। सतपुते साहब, HUL कैसा प्लेस्ड अपने नंबर्स से पहले? बहुत बढ़िया मूव, लो लेवल से स्टॉक ने डिलीवर करके दिया है। आज डी डे है। आशीष जी देखिए, टेक्निकली मैं यही कहूंगा, जब तक ये 2500 के ऊपर है तब तक ऑल इज वेल। सामने जो रेजिस्टेंस बनता है वो रहेगा 2600-2620, यानी 2500 के आसपास पुट राइटर खड़ा है और 2600 पे कॉल राइटर खड़ा है। अगर 10 डे में की बात करें तो वो भी करीबन 2500 के आसपास ही बनता है। तो आप कह सकते हैं कि जो ऑल माइटी लेवल है HUL के लिए फॉर द डे, दैट शुड बी 2500। तो ट्रेड बनेगा तो मेरे हिसाब से तो लॉन्ग साइड का ही बनेगा। दैट इज व्हाट द चार्ट आर सजेस्टिंग। तो यहाँ पे काउंटर में स्ट्रेंथ है। आपका स्टॉप लॉस एक काम कर सकते हैं, अगर आप पोजिशनली लॉन्ग हो तो कीप योर स्टॉप लॉस बिलो 2500। 2600 के पार चला जाएगा तो नया ट्रेजेक्टरी खुलेगा।
वैसे भी इसका टारगेट बनता है करीबन 2800 के पार का पोजिशनली, तो काउंटर में स्ट्रेंथ है, कीप योर स्टॉप लॉस इंटैक्ट। ओके, एक्चुअल आपकी स्क्रीन पे 2546 पे आके ट्रेड करता बस। आज थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हैं, यहाँ पे स्विंग्स हैं। दिक्कत की बात यह है कि आज मोमेंटम में कोई और स्पेसेस हैं, याद रखिएगा। खैर, तो फिलहाल पैथलैब, नौकरी, जीएनएफसी, माइंडट्री, सेल, ये कुछ ऐसे काउंटर्स जो कि काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाते हुए। एंड लुक एट निफ्टी मेटल इंडेक्स। मेटल इंडेक्स डे हाई पे 4983, और आप समझ लीजिएगा कि अप्रैल एंड के बाद पहली बार ऐसा है, फर्स्ट टाइम, कि निफ्टी मेटल इंडेक्स में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है 1020 का। और इसी क्रॉसओवर को, मेटल्स, कमोडिटीज के हालात को समझने के लिए, बाजार के अगर आप देखें रुख को समझने के लिए, आज हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में श्री राकेश अरोड़ा, फाउंडर goindiastocks.com के मौजूद हैं। राकेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर, हमने ये 3 महीने एंजॉय किए, नॉट एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ इंडिसेस, बट एटलीस्ट बाजार को कंफर्ट मिल रहा था कमोडिटीज की सॉफ्टनेस का। सर, ये कमोडिटीज का बीच का जो कोलैप्स रहा, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत एक शॉर्ट टर्म था या फिर ये परसिस्ट करेगा और ये आपको पूरी इक्विटी को अपसाइड का थ्रस्ट जनरेट करने के लिए पूरा मौका देगा? मेटल्स पे, क्रूड पे और एग्री कमोडिटीज को में जो ये सॉफ्टनेस है, क्या बरकरार रहेगी? आपको इसका अंदाजा कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ये क्या परसिस्ट करेगी सॉफ्टनेस? देखिए, मैं मेटल्स पे फोकस करता हूँ क्योंकि एग्री कमोडिटी थोड़ा अलग ट्रेड है। मेटल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी भी सिचुएशन एकदम क्लियर नहीं है डिमांड को लेके, क्योंकि जिस तरह से यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया है और उसके बाद लग रहा है कि अभी यूएस फेड का जो रेट हाइक है वो एग्रेसिव ही रहने वाला है। उसके अलावा यूरोप की भी स्थिति कोई खास सही नहीं बनी हुई है, और चाइना में अभी भी हम देख रहे हैं कि बीजिंग में कोविड इन्फेक्शन वापस से काफी फैल रहे हैं। तो जो डिमांड आउटलुक है मेटल स्टॉक्स के लिए, वो इतना कोई पॉजिटिव अभी भी नहीं दिख रहा है। हालांकि ये हुआ है कि इंडियन जो स्टील कंपनीज हैं उनके लिए कॉस्ट रिडक्शन काफी जल्दी हो गया है। स्टील प्राइस ड्रॉप से ज्यादा कॉस्ट रिडक्शन हो गया है। जैसे कि कोकिंग कोल जो कि $550 था, वो गिर के $238 आ गए, और आयरन ओर के भाव भी डोमेस्टिकली काफी गिरे हैं। एनएमडीसी ने कम से कम 2-2.5 हजार रुपए पर टन से आयरन ओर का भाव काट दिया है। तो जिस तरह से स्टील का जो भाव गिरा है 10 से 11 हजार रुपए पर टन, उसके मुकाबले कॉस्ट सेविंग भी 12 हजार के आसपास आ गई। तो उसी की वजह से आप जो मार्केट में देख रहे हैं, एक सपोर्ट आ रहा है स्टील कंपनीज को। बट इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये जो कॉस्ट रिडक्शन है वो नॉर्मली 1-1.5 महीने के लैग से फ्लो इन करता है। तो जैसे कि अभी भाव गिरा है, तो लेकिन आपके पास तो इन्वेंट्री पहले से ही होती है रॉ मटेरियल की, और तो 1-1.5 महीने बाद अब क्वेश्चन ये है कि स्टील का भाव यही टिका रहेगा या और नीचे जाएगा। तो मुझे लगता है कि और नीचे जाएगा। तो अभी एक रिलीफ रैली हम देख रहे हैं। आई थिंक जो इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं उनको इस मौके का फायदा उठा के अपनी पोजीशन थोड़ी हल्की करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि अभी कुछ क्लैरिटी आ गई है कि हम वापस से मेटल स्टॉक्स पे लोड अप कर लें। तो मेटल्स पर आप देखें तो बहुत, अगर आप देखें, अपसाइड का कन्विक्शन नहीं है और हायर लेवल्स पे एग्जिट की ही राकेश जी की राय है यहाँ पर। अच्छा सर, अब आते हैं कि एग्जैक्टली ये अर्निंग सीजन जिस नोट पे स्टार्ट हुआ, आपने एचडीएफसी बैंक के नंबर्स देखे और आपने कुछ मिड कैप आईटी कंपनियों के, फ्रंटलाइन आईटी कंपनियों के नंबर्स को देखा। लेट्स बिगिन विद द बैंक्स, स्पेशली जिस प्रकार के नंबर्स एचडीएफसी बैंक ने दिए, और इनफैक्ट मिड कैप में फेडरल बैंक के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इस अर्निंग सीजन की बिगिनिंग को आप कैसे रीड कर रहे हैं और क्या इंप्रेशन मिल रहा है इस अर्निंग सीजन को देखते हुए? और देखिए, अर्निंग्स भी आ रही हैं, साथ ही साथ बाजार में डिप भी था सब्सटेंशियली। अब इसको देखते हुए आपकी प्रिफर्ड बाइंग लिस्ट में अपीयर क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, हमारी बाइंग लिस्ट में तो कोई खास चेंज नहीं आया। जो लास्ट टाइम अपन ने बात करी थी, डोमेस्टिक फोकस्ड जो सेक्टर्स हैं वहीं पे ही हमें फोकस करना है। तो इसमें बैंक्स हो गए, ऑटोज हो गए, यूटिलिटीज हो गए, तो यही सेक्टर्स हैं जो अभी भी ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। और जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं जैसे कि आईटी हो गया या मेटल हो गया, इनसे थोड़ा दूर रहना है। तो आई थिंक ये स्ट्रेटेजी में भी कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। हाँ, डोमेस्टिक सेक्टर्स में एफएमसीजी में कहना भूल गया, क्योंकि जिस तरह से कॉस्ट रिडक्शन आ रहा है कमोडिटीज का, एफएमसीजी कंपनीज के पास एक लेवर मिल जाता है अपनी वॉल्यूम को पुश करने का, या मार्जिन एक्सपांशन तो उनको हो ही जाता है।
तो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स जो कि कमोडिटी के कंज्यूमर्स हैं, वहीं पे हमें बने रहना है, और वहीं पे ही आई थिंक ज्यादा अपसाइड है। ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, इधर यूएस में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, तो जो ग्लोबल एक्सपोजर वाली है उससे अनसर्टेन एनवायरनमेंट में दूर रहे। तो कोई मेटल, कोई आईटी, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इक्विटीज को पसंद नहीं आती। जो सर्टेन है वो डोमेस्टिक डिमांड ट्रैक्शन है। तो आप रखिए जो बैंक्स हैं, एफएमसी, राकेश सर एफएमसीजी अभी 2000 वाला एचयूएल देखते देखते लूंगा करते 2500 हो गया। मैं अभी भी लेने लायक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है ना? नहीं आशीष जी, देखिए ऐसा है ना कि कॉस्ट रिडक्शन काफी तगड़ा आया है। जैसे वीट का भाव है तो वो अभी यूक्रेन वॉर से पहले के लेवल पे चला गया है, और ऑयल पे भी अपन देख रहे हैं, पाम ऑयल है या कोई भी उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। जबकि एफएमसीजी कंपनीज एक प्राइस हाइक ले चुकी हैं। तो अब दो बातें हो सकती हैं, या तो उनका मार्जिन एक्सपांड होगा, या अगर डिमांड कमजोर रहती है तो वो ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन को मिला है उसको यूटिलाइज करके वो अपना वॉल्यूम पुश कर सकती है। और जिस तरह से मॉनसून चल रहा है, रूरल डिमांड भी ठीक रहने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी की जो भी रैली स्टार्ट हुई है अभी और आगे तक जाएगी। अभी इतना जल्दी उतरने की कोई जरूरत नहीं है इस रैली से। तो फिर मिक्स्ड है, कुछ सेक्टर्स में पेन, कुछ में गेन। तो फिर ओवरऑल आपका मार्केट का पर्सपेक्टिव क्या है? अगर मैं कहूं एक सेंटिमेंट मीटर, राकेश सर आप कितने बुलिश हो अभी इस समय बाजार को लेकर, या फिर कितने कॉशियस हो, कैरिड अवे नहीं होने का समय? आपका सेंटिमेंट मीटर में आपका मूड कहां है? देखिए आशीष जी, ऐसा है कि अर्निंग्स भी सबसे मेन ड्राइवर अभी रहने वाले हैं। तो अभी तक तो अर्निंग्स फोरकास्ट जो है वो ठीक ही चल रही है। अराउंड 18 to 20% ग्रोथ की बात चल रही है, और मुझे नहीं लग रहा कि उसमें इतना कुछ डाउनग्रेड आने वाला है। तो उसको अगर देखते हुए मेरे हिसाब से 15,000 से जो 17,000 तक की रेंज है, मार्केट इसी में ही रहने वाला है। तो रेंज बाउंड ही मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है इस पूरे साल। अर्निंग्स का सपोर्ट है, कुछ सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ले देके मुलाजरा है, तो मतलब मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, इसी रेंज में ही घूमता रहेगा, और सेक्टर रोटेशन थोड़ा होता रहेगा। तो अपने को थोड़ा ट्रेडिंग गेन्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो सेक्टर चल जाए उससे निकल के फिर दूसरे सेक्टर में घुसे। आई थिंक इस साल के लिए तो यही स्ट्रेटेजी रहने वाली है। ठीक बात। तो सेकेंड हाफ भी ऐसे ही रहने वाला है, कंसोलिडेशन का मूड होगा, सेक्टर रोटेशंस होंगे। स्मार्टली आपको जो इस समय के अट्रैक्टिव सेक्टर्स हैं उन पे बेट लेनी होगी। इस समय डोमेस्टिक थीम ड्राइव करिए, कोई एफएमसीजी, कोई प्राइवेट बैंक्स टाइप, या बैंक्स एज अ स्पेस। ये रुपए को लेकर राकेश सर आप जैसे लोग कंसर्न हो गया, आज 80 के लेवल्स को भी ब्रीच कर गया, रिकॉर्ड लोज, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल वो भी टूटा। रुपए को लेकर कितने कंसर्न्स आप लोग के जहन में, और रुपए की इस वीकनेस के चलते क्या आरबीआई का थोड़ा एग्रेसिव स्टैंड, उसका डर बनने लगेगा क्या? आशीष जी, अभी तो आरबीआई ने अपने पूरे दाव पेच खेले भी नहीं है रुपए को लेके, क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले जरूर वीक हो रहा है, बट बाकी करेंसीज के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी चिंता का विषय है। आरबीआई के पास काफी तरीके हैं जिससे कि मेरे लिए वो इक्विटीज के लिए इंपॉर्टेंट था, वो रेट हाइक की तरफ और एग्रेसिव रेट हाइक की तरफ वो पढ़ने का अभी ऐसा कुछ नहीं मानू ना, जो बाजार प्राइसिंग कर रहा है वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब अभी एक्सपेक्टेशन भी है कि रुपया थोड़ा और वीक होगा, और तो ये केवल इंडिया का मुद्दा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का मुद्दा है। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स चलता जा रहा है, तो आई थिंक जो होगा सब कंट्रीज के लिए होगा, और उन सब में इंडिया बेटर ही कर रहा है। और अभी आरबीआई के पास काफी एमिनेशन बाकी है रुपए को संभालने के लिए। तो मुझे कोई इतनी खास चिंता नहीं है रुपए को लेके। मतलब आप कहीं किसी और एसेट क्लास में भी जाएंगे तो भी यही इम्पैक्ट आने वाला है। अच्छा राकेश सर, एक और चीज, वो फ्लोज को लेकर, अब वो कभी कभी लग रहा था एफआई की सेलिंग खत्म हो रही है, इफ नॉट बाइंग मीनिंगफुली एटलीस्ट वो सेलिंग का प्रेशर अबेट हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, फिर वो बीच में बढ़ गई थी। बड़े मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। आपको लग रहा है क्या सेकंड हाफ की तरफ इंडिया की तरफ फ्लोज थोड़े से पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, या कुछ राहत वहां से मिलना शुरू हुई है? ऐसा कोई इट्स टू अर्ली टू रीड दैट? आशीष जी, जब तक कि इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज नहीं आएंगे और रिस्क ऑन ट्रेड चालू नहीं होगा ग्लोबली, कोई बड़े फ्लोज इंडिया की तरफ आने वाले नहीं है। तो देखिए, जब तक ये डॉलर इंडेक्स मजबूती की तरफ जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि पैसा बाहर इमर्जिंग कंट्रीज की तरफ पहुंचेगा। तो आई थिंक अभी वेट एंड वॉच ही है, जब तक यूएस इकोनॉमी पे कुछ क्लैरिटी नहीं आती
मुझे नहीं लगता कि फ्लोज इतने मीनिंगफुली बढ़ने वाले हैं इंडिया की तरफ। अच्छा राकेश जी, एक स्पेस और जो कि इस वक्त न्यूज़ में भी है और वो है टेलीकॉम। अब जिस तरीके की अगर आप देखें टेलीकॉम ऑक्शन के लिए और उसमें पार्टिसिपेट कंपनियों के लिए कंपनी ने जो एग्रीम पेमेंट्स की हैं, जो रिलायंस की तरफ से, भारतीय एयरटेल की तरफ से, वोडा की तरफ से, बहुत रिड्यूस्ड वैल्यू अगर आप देखें अदानी ने पे करी है टेलीकॉम में। अभी इस वक्त आपका व्यू क्या है, स्पेशली इस ऑक्शन से पहले आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आपका कॉन्फिडेंस है इस स्पेस में? देखिए, थोड़ा अडानी के अनाउंसमेंट को लेके थोड़ी सी नर्वसनेस हुई थी, बट जिस तरह से उन्होंने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट किया है तो उससे पता लगता है कि वो कोई ऐसा कोई बड़ा इस सेक्टर में करने वाले नहीं है। तो मुझे लगता है जो प्रेशर बिल्टअप हुआ था भारतीय और रिलायंस पे, वो थोड़ा अबेट होना चाहिए। तो वहां पे एक मौका है, मुझे लगता है कि एक डुओपोली की तरफ अपन जा रहे हैं। जिस तरह से वोडाफोन आइडिया ने भी बिड किया है, वो भी इतना नहीं है कि वो पूरे इंडिया को कवर कर सके। इनफैक्ट वो अपने मेन मार्केट्स को भी कवर नहीं कर पाएंगे जिस तरह से उन्होंने बिड किया, उनके पास उतने कैपेसिटी नहीं है पैसा लगाने की। तो आई थिंक ये जो ड्यूओपोली स्ट्रक्चर जो बन रहा था वो बरकरार है और इससे प्राइसिंग पावर रहेगी। तो मुझे लगता है कि दोनों रिलायंस और भारती के लिए ये पॉजिटिव न्यूज ही है जो कल आई है। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, एफआईएस फ्लो पे, रुपए पे, मेटल्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। निकट भविष्य में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, फिर बाजार के रुख पे बात होगी। लेकिन मार्केट्स एट डे हाई और राकेश जी के प्रेजेंस को में अगर आप देखें जो इस वक्त इंडिसेस जो हैं, आप यकीन मानिए अभी अभी हमने जो लेवल्स देखे हैं वो इंट्राडे हाई है, 16,291 एंड 35,453 ऑन निफ्टी बैंक। मिड कैप इंडेक्स बखूबी 28,543 पे अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर स्विंग करता हुआ, स्प्रिंट करता हुआ। मानस, कोई और स्पॉटिंग आपकी? देखिए, मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक की बात हो गई तो उस पर आप बात नहीं करेंगे। एक स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए रेन इंडस्ट्रीज ने अभी 2 दिन पहले तक एक करेक्शन दिखाया और फिर एक बॉटम 143 के आसपास बना। पिछले 2 दिनों में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था, लेकिन आज इंपॉर्टेंट ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रेन इंडस्ट्रीज निकला है, वहां पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो करंट लेवल्स पे रेन इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय रहेगी। 148 के स्टॉप लॉस से कम 160 रुपए के टारगेट सेट करें रेन इंडस्ट्रीज को रडार पे। और टेलीकॉम जब फोकस में, इंडस टावर 3% नीचे, वायदा का टॉप लूजर। ये सतपुते साहब ऐसा है क्या कि पहले उम्मीद जागी थी एक और टेनेंसी वाला आदमी आने वाला है, अब तो वो नहीं आने वाला, क्लैरिटी आ गई, जो भी है पोजीशन बिल्डअप हुई, दबाव में आ गया स्टॉक। क्या व्यू बन रहा है? इंडस टावर 3% नीचे। आशीष जी, देखिए दिस इज ये एक नीजक रिएक्शन आप कह सकते हैं कि सामने इवेंट न्यूज आया तो डर के हमारे पोजीशन फूट गया। तो अगर आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखो तो 9% अप पे, प्राइस इज डाउन बाय 3%। तो इतना तो क्लियर है कि यहाँ पे अभी फ्रेश लॉन्ग तो नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर लेवल की बात करें तो 217 और 215 ये एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटता है आज ड्यूरिंग द डे तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा पेन बढ़ेगा। इन दैट केस प्रोबेबली 200 तक ये फिसलेगा, लेकिन फिलहाल ऐसे आसार तो नहीं है क्योंकि 217 का सपोर्ट लेके ये न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा है। तो प्रोबेबली आज का दिन ऐसा होगा ये 220, 225 और नीचे 217 में झूलेगा। इट विल हॉवर इन बिटवीन दिस लाइन। तो एट द मोमेंट मुझे लगता है थोड़ा सा वेट ही करना चाहिए। जी देखिए, अभी यहाँ पे 2 कॉल जो है वो एक्स्ट्रा हो गई और इसका कारण ये है कि नीरज जी आज लेट हैं, अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 3 मिनट लेट। ये वर्मा जी आ गए क्या नीरज जी? हाँ, ये अभी तैयार हुए, आपने सही कहा, शेड्यूल टाइम से लेट चल रही है इनकी गाड़ी आज एकदम टाइम पे। हाँ, वैसे एकदम हमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। कल आगे बैठ के बोले तुमने शो ओवर कर दिया तो लफड़े में फंस जाएंगे, इसीलिए गिव एंड टेक चलता है इतना। अच्छा, वो जहां कल का शो एंड करा था उसी से आज का वो हमने क्लैरिफिकेशन छोड़ दिया था, वो बुल वाला। अरे एक तो हमने फुटेज भी रेडी रखी है, हम क्या कुछ छोड़ते नहीं है, दिखाइए स्क्रीन पे। और भाई क्लैरिटी ये है, जैसे बाकी के कैटल्स होती हैं, बुल भी कलर ब्लाइंड होता है। ओके, तो लाल कलर से कोई लेना देना नहीं बुल का। फिर लाल पर वो जो आदमी जो क्या कहते हैं ना, वो कौन होता है, वो क्या कहते हैं उसको, जो मैटाडोर या कौन वो यूं करके हिलाता है। हाँ। ये कैसा फुटेज है? इसमें तो लाल वाला हिलाने वाला कोई दिख ही नहीं रहा है, तो खुद पहने हुए हैं, ये ऑरेंज पहने, पर वो हिलाने से इरिटेट होता है।
ओके। अच्छा वैसे जैसे सांप भी जो है उस बीन बजाना थोड़ी, वो तो ऐसे से आप करते हैं बीन इरिटेट कर रहे हो तो उसको तो झपक देता हूँ, ये हो सकता है। ऐसा लोग कहते हैं। तो ये भी सिर्फ बड़ा कलर से कोई लेना नहीं इनका। आप कोरा में तो जवाब अगर देते रहते लाल हैं। चड्डा पहन के छोटे बचपन में घूम रहे तो पीछे पड़ गया तो चड्डे से नहीं था, वो पढ़ना ही था। कोरा में ऐसे जवाब आप लिखते हैं, हमको लग रहा है। देख कोरा में नहीं, हम पढ़े हुए थे कल, अब आपने कंफ्यूज कर दिया तो मैंने कहा यार उसको रिविजिट कर लिया जाए उस टॉपिक को जो अच्छा मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको। नहीं 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 मैं नहीं, वीरू आपके लिए है। नहीं। क्या पता फंस गया, दिन निकल गया मेरा तो। बिल्लियों को दूध इतना क्यों पसंद होता है? ये इंटरेस्टिंग है पता भाई, कर कल लेना। का फुटेज रेडी रखिएगा इसी टाइम पे ये वाली क्वेश्चन के साथ इसका आंसर ढूंढ हाँ, कैसे ढूंढे है? क्यों बहुत फाउंड ऑफ होती है, एकदम ढूंढ लेती हैं। यार ये अच्छा क्वेश्चन है, कल अरे मैं भी थोड़ा रिसर्च करता हूँ, पता नहीं क्या है, पूछता हूँ जूलॉजिस्ट से। तो चलो बाजार तो अच्छा दिख रहा है, बहुत शानदार रिकवरी के साथ कामकाज कर रहा है, बावजूद रुपए 80 हो कुछ भी हो। शुरुआत करते हैं आपके सवालों जवाब के लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन की, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की टॉप हेडलाइंस।